सो आज हम देखेंगे हाउ टू डिज़ाइन लैग कंपेंसेटर यूजिंग बोडे प्लॉट टेक्निक। यहाँ पे मैंने एक सम सॉल्व किया है जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आया था एमयू के, मुंबई यूनिवर्सिटी के। तो क्वेश्चन था जीओपेस सिचोपेस ए ट्रांसफर फंक्शन दिया गया था जो था 5,83,900 अपॉन एस इंटू एस प्लस 36 एंड एस प्लस 100। तो कभी भी हम जब बोडे प्लॉट सॉल्व करते हैं तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से ही पहले हमें बोडे प्लॉट स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या परसेंटेज एमपी दिया हुआ है। तो परसेंटेज एमपी का फॉर्मूला है ई रेस टू माइनस पाई जीटा अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू होल ऑफ 100। तो इसका नेचुरल लॉग वाला एक फॉर्मूला रहता है जिससे हम जीटा की वैल्यू निकालते हैं। वो आई थिंक वो मैनुअली करते, कन्वेंशनल मेथड है तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है एग्ज़ाम में, तो ना करे। उसके बजाय जो हमारा इंजीनियरिंग में कैल्सी आता है एपेक्स 9N1 ES प्लस, उस कैल्सी में जब भी हम इक्वेशन डालना है तो पहले क्या करना है 9.5, मतलब जो परसेंटेज एमपी के वैल्यू दी है वो 9.5 क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको अल्फ़ा और कैल्क का बटन दबाना है। अल्फ़ा और कैल्क बटन दबाने के बाद आपको इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। इज इक्वल टू साइन आ जाने के बाद फिर से वही अपनी मेथड शिफ्ट एल डालोगे तो ई रेस टू का सिंबल आएगा। उसमें ए वाली टर्म डालनी माइनस पाई जीटा पॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर और होल, मतलब ये पूरी ई वाली टर्म को इंटू 100 करना है। और जैसे ये पूरी टर्म डालोगे तो आपको शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू दबाना है। जैसे आप शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू दबाओगे आपको x इज इक्वल टू 0.6 आएगी। हाँ, ये मैं आपको बताना भूलिए कि जीटा की जगह पे आपको अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज वाला बटन दबाना है। अल्फ़ा और ब्रैकेट क्लोज का बटन दबाओगे तो आपके यहाँ x आएगा, मतलब जीटा की जगह हमने x पुट किया। और जैसे ही हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे कैल्सी में तो x इज इक्वल टू 0.6 दिखाएगा, जो कि जीटा इज इक्वल टू 0.6 होगा। तो ए आ गया, ए हमें गिवन था 9.5% भी, उससे हमने जीटा निकाला। अब जैसे ही जीटा निकाला तो उसके बाद इस जीटा से हमें वैल्यू निकालनी है पीएम डिजाइड की। पीएम डिजाइड मतलब होता है फेज मार्जिन डिजाइड। जो भी हमें फेज मार्जिन चाहिए हमें लैग कंपेंसेट करने के लिए, तो सिस्टम कंपेंसेट करने के लिए जितना हमें फेज मार्जिन चाहिए वो इस फॉर्मूले से निकलता है। उसका फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2 जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस अगेन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 जीटा रेस टू 4। मतलब इसमें क्या रहता है, ए फॉर्मूला जो है tan इनवर्स ऑफ 2 जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 जीटा रेस टू 4। उसमें हमें जो ऊपर जो जीटा की वैल्यू मिली 0.6 वाली, वो इस जीटा में पुट करने, मतलब ये इस पूरे फॉर्मूला में पुट करनी, और वहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपको मिलेगा पीएम डिजाइड। मतलब इतना जब फेज मार्जिन आपका होगा तब आपका डिज़ाइन सक्सेसफुल होगा और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी। तो उसके लिए हमें पहले जो अनकम्पेंसेटेड डिज़ाइन है, मतलब जो ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो उसकी जो डिज़ाइन है वो पहले करनी पड़ेगी, मतलब जो अनकम्पेंसेटेड है जिसमें हमें बदलाव करने हैं। तो उसके लिए बोडे प्लॉट में हम मेनली दो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, मतलब दो ग्राफ निकालते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड प्लॉट, दूसरा होता है फेज एंगल प्लॉट। तो पहले मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफर फंक्शन दिया है वो यहाँ पे लिख के ले लेंगे। और इसमें क्या करते हैं ना, ये जो दिया हुआ है ना उसमें उसका टाइम कांस्टेंट फॉर्म निकलते। मतलब कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं करते। उसमें क्या करते, जो भी एस के साथ टर्म है, मतलब यहाँ पे देखो एस प्लस 36 या एस प्लस 100, इसके साथ जो कांस्टेंट वाली टर्म है ना, ये 36 हो गया हो या 100 हो गया, तो ए 36 बाहर लेके आना है और ये 100 हमें ब्रैकेट के बाहर लेके आना है। तो ये हम बाहर कब लेके आ सकते हैं, जब ये दोनों टर्म से कॉमन रहेगा तभी तो बाहर आएगा। एस प्लस 36 मतलब एस के पास भी 36 हो और 36 तो खुद 36 है, एस के पास भी 100 हो और 100 खुद 100 है, तो तब भी वो ब्रैकेट के बाहर आएगा जब वो कॉमन निकले हो। तो कॉमन निकलने के लिए हम एस को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 36 करते हैं, और यहाँ पे इसको 100 और मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100 करते हैं। उससे क्या होता है, तो ये जो 36 यहाँ पे आएगा, इसके साथ 36 आएगा, इसके साथ 100 आएगा, ये दोनों के साथ जैसे 36 से 100 आएगा तो हम उसको कॉमन बाहर ले सकते हैं। और एस के साथ जो, मतलब 36 बाहर आया इसलिए इधर 1 रहेगा 36 की जगह पे, और जहाँ पे एस था तो एस डिवाइड बाय 36 हुआ। सेम ईयर 100 हमने यहाँ से कॉमन बाहर लिया तो 100 का 100 कॉमन बाहर आया,
तो इसका 1 बाकी रहेगा और प्लस एस के डिवाइड में 100 था इसलिए 1 प्लस एस बाय 100। ए होता है टाइम कांस्टेंट फॉर्म। सिंपली आपको करना है ऊपर मतलब ऊपर अगर कुछ रहेगा इसकी टर्म तो उसका भी सेम बाहर निकालो, अगर नहीं है तो वैसे को डिवाइड बाय करो, जो भी इधर आपको नंबर दिख रहा है वो बाहर लाओ और सीधा सीधा एस को उस नंबर से डिवाइड कर डालो, सीधी बात। तो उसके बाद क्या करना है, आप देखो यहाँ पे 36 और 100 एक कांस्टेंट मतलब हम नंबर अपने पास मिल गए, तो 36 इंटू 100 3600 हुए और 583,900 ए वैल्यू को डिवाइड बाई 3600 करेंगे तो हमें 162.19 ए वैल्यू मिलेगी। मतलब सिंपली इसका मल्टीप्लाई करो और वो इसको इससे डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा हमारे जो नीचे के कांस्टेंट वैल्यू वो निकल जाएंगे, नीचे सिर्फ ए मेन टर्म रहेंगे, एस 1 प्लस एस बाय 36 1 प्लस एस बाय 100। तो डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू आई 162.19, नीचे बाकी रहा वो एस इंटू ए 1 प्लस एस अपॉन 36 और 1 प्लस एस अपॉन 100। तो ये हमारा हो गया टाइम कांस्टेंट फॉर्म्स। तो इसमें सिंपली अब हमें एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें एक कॉलम रहेगा आपका फैक्टर का, दूसरा कॉलम रहेगा आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का, तीसरा कॉलम रहेगा स्लोप का और चौथा कॉलम रहेगा रिजल्टेंट स्लोप का। तो अब जितने भी आपको इस इक्वेशन में जो हमने फाइनल अब भी निकाला है लास्ट में, इस इक्वेशन में एस के टर्म लिख रहे हैं वो यहाँ पे नीचे लिख डालो। अब न्यूमरेटर में तो कोई टर्म नहीं है इसका, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अगर कोई होता तो लिख देते। अब डिनोमीटर में यहाँ पे एस का टर्म है तो ये क्या आएगा 1/s, तो 1/s यहाँ पे लिया। दूसरा टर्म है अपने इधर 1/1 प्लस एस बाय 36, तो इधर 1/1 प्लस एस बाय 36 मैंने लिया। तीसरा टर्म था 1/1 प्लस एस बाय 100, 1/1 प्लस एस बाय 100, 8 मैंने जो भी एस के टर्म थे वो सब ले लिए यहाँ पे। अब उसके बाद कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, मतलब जो भी आपका स्लोप रहेगा वो स्लोप हर फैक्टर के बाद चेंज होता है, कभी पॉजिटिव में जाता है कभी नेगेटिव में जाता है। अगर आपका जीरो वाला फैक्टर है तो वो पॉजिटिव में जाएगा, अगर आपका पोल वाला फैक्टर है तो नेगेटिव में आने वाला है। तो यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, मतलब उस तरफ उस पॉइंट के बाद वो उसका स्लोप बदलेगा, उस पॉइंट के बाद वो टर्न लेगा, तो वो हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दर्शाती है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे हम पहचानेंगे, अब एस जो हमारी टर्म है एस की डिवाइड में जो भी नंबर रहेगा ना वो आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेगी। अब एस की डिवाइड में कुछ नहीं इसलिए यहाँ पे हमने डैश कर दिया। इसके बाद जो सेकेंड वाली टर्म है यहाँ पे उसको एस के डिवाइड में हमारे पास 36 है इसलिए इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 36 ली। उसके बाद एस के डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे 100 है, डिवाइड बाय 100 है इसलिए हमने यहाँ पे 100 लिया, तो इसकी डैश इसकी 36 और इसकी 100 एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई सिंपली। अब एस सब जो फैक्टर है वो 1 डिवाइड बाय एस, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एस बाय 36, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एस बाय 100 है, वो डिनोमिनेटर में है। और ये सब डिनोमिनेटर में होने के कारण इनका जो स्लोप रहेगा वो -20 dB पर डिकेड, -20 dB पर डिकेड और -20 dB पर डिकेड ईच का रहेगा, मतलब हर एक को -20 पर डिकेड का स्लोप मिलेगा। तो कैसे रहता है, पहले 1/1 करते हैं, पहले जो टर्म लिया 1/s का, इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी डैश -20 dB पर डिकेड, तो इसका रिजल्टेंट स्लोप आया -20 पर dB डिकेड। ओके, तो रिजल्टेंट स्लोप अब हमारे पास -20 dB है। पर अब नेक्स्ट टर्म पे जैसे आएंगे तो जब 36 की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये मैं आपको ग्राफ में भी समझाऊंगा, पहले यहाँ पे टेबल में देख लो। जब 36 की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेगी तो 36 वाले ओमेगा एम पे हम क्या करेंगे -20 dB से उसमें और -20 dB इसकी जो स्लोप है वो ऐड करेंगे और उसका रिजल्टेंट स्लोप हो जाएगा -40 dB पर डिकेड। सेम यहाँ पे फिर से जब 100 ओमेगा एम की पॉइंट आएगा तो फिर से हम इसको -40 को -20 dB में ऐड करेंगे और आपका जो रिजल्टेंट स्लोप रहेगा वो -60 dB पर डिकेड आएगा। तो यही चीज़ मैं आपको फिर से ग्राफ में समझाता हूँ। तो उसके लिए पहले यहाँ पे हमारा ग्राफ है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ऊपर, इसके ऊपर बॉडी प्लॉट बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके पहले एक बात बता दूँ कि ये कांस्टेंट लाइन कैसे निकलती है, 20 log k मतलब 20 log ये तो रहेगा और k की वैल्यू कौन सी रहेगी, जो हमने यहाँ पे फाइनल इक्वेशन जो यहाँ पे बनाया है मैग्नीट्यूड प्लॉट टाइम कांस्टेंट फॉर्म बाहर निकाल के, उसके न्यूमरेटर में जो भी फॉर्म रहेगा, जो भी k हो s हो कुछ भी हो, तो उसका जो कांस्टेंट टर्म रहेगा तो वो कांस्टेंट टर्म आपका k की जगह पे आएगा, इसलिए यहाँ पे 20 log इंटू 162.19
कैलकुलेशन करना है, तो उसकी वैल्यू आई 44.2 dB। तो 44.2 dB इसकी कांस्टेंट लाइन की वैल्यू आई। एक कांस्टेंट लाइन आपके स्टार्टिंग पॉइंट के 20 में ऐड होती है, जो मैंने यहाँ पे किया है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू 20 dB, मतलब 20 dB तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है स्लोप, मतलब ये 20 dB तो रहने ही वाला है। और इस 20 dB में ये 44.2 ऐड होगा, उससे हमें रिजल्टेंट जो स्टार्टिंग पॉइंट मिलने मतलब अपना बॉडी प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये 64.2 से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको अब बॉडी प्लॉट दिखाता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। तो सिंपली देखो यहाँ पे समझ जाओगे आप। अब सिंपली ड्रॉ करो, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारो, इसको 0 dB नेम दे दो। तो 0 dB के नीचे से अब 0 dB का ये जो पॉइंट रहेगा वहाँ से हर एक लाइन पे पॉइंट से वो लाइन जोड़ दो। जैसे आप ये पॉइंट जोड़ोगे ना, तो 0 के ऊपर नेमिंग करना चालू कर दो, 20 dB, 40 dB, 60 dB, 80 dB। 0 को नीचे आएगा -20 dB, -40 dB। और 0 और 20 के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 लाइन से। तो ईच लाइन मतलब ईच जो एक रो रहेगी वो 4 dB रहेगी, मतलब 4 से बढ़ती जाएगी, मतलब 4 8 12 16 एंड 20 ऐसे करके हर एक रो का वैल्यू 4 dB रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या, पहला जो पॉइंट था हमारा फैक्टर था 1/s, उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी डैश थी और -20 dB पर डिकेड था। तो -20 dB पर डिकेड के लिए तो -20 का स्लोप लेना है मुझे। अब ए गलती मत करना कि -20 dB ए लाइन दिख रही है इसलिए ए वाली लाइन पे रोलर स्केल रख दी, तो ऐसे नहीं है। -20 dB यहाँ पे लिखा हुआ है, पर ये -20 dB जो है उसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो उसका स्लोप मतलब उतार चढ़ाव बोलते हैं ना, तो उतार नहीं है चढ़ाव है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो हमें -20 dB का स्लोप चाहिए, तो 20 dB की लाइन है, इस पे रोलर स्केल रखना। रोलर स्केल इस पे रखने के बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे देखो, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था, जो 20 dB प्लस 44.2 dB से आया था 64.2 dB। तो यहाँ 60 के बाद 4 की एक लाइन है, तो 64.2 मतलब वो पॉइंट से मैंने वहाँ पे मार्क किया। और 20 dB से यहाँ पे 20 dB से 20 dB से मैंने रोलर स्केल रोल करी और यहाँ 64.2 तक आया। जैसे 64.2 तक आया, मैंने यहाँ से लाइन मारना चालू कर दिया। अब दूसरी बात, ये जो सीधी लाइंस दिख रही है जो डार्क में लाइंस है, उसको हम बोलते हैं ओमेगा एम, मतलब ये फ्रीक्वेंसीज है। तो फ्रीक्वेंसीज को नंबर देना 0.1, तो इसके बाद 1, इसके बाद 10, इसके बाद 100, मतलब समझ रहे हो ना, इंटू 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0.1 को इंटू 10 किया तो 1 हुआ, 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, उस हिसाब से। तो ये पैरेलल लाइन मुझे कहाँ तक ड्रॉ करनी है, जहाँ तक जैसे मैंने बताया आपको, हमें एक जगह पर्टिकुलर एक जगह पे जाके रुक के वहाँ से हमें अपना स्लोप बदलना, हमें टर्न लेना है। तो उस हिसाब से 36 पे मेरा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, इसलिए यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 30 आया। 30 के बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब ये मेरा यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आया। मतलब यहाँ पे जो मेरा 20 dB का लाइन आ रहा है वो यहाँ से टर्न ले लेगा। तो मैंने यहाँ पे रोलर स्केल यहाँ से रोल किया 64.2 से इस पॉइंट तक सीधा एक लाइन खींची जो कि 20 dB को पैरेलल रहेगी। अब इसके बाद क्या करना है, अब 64.2 से हमारा उसके बाद मतलब यहाँ पे जो 36 का कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वहाँ से हमारा रिजल्टेंट स्लोप कितना है, -40 dB पर डिकेड। तो वहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे 40 dB के लाइन पे रोलर स्केल रखना है। ये जो 40 dB की लाइन है यहाँ पे हमें रोलर स्केल रखना है और यहाँ से रोल करते हुए इस पॉइंट से नेक्स्ट हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेगी
100, तो 36 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से 100 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक रोलर स्केट से रोल करते हुए हमें ये पॉइंट ज्वाइन करना है। तो ये हमारी नेक्स्ट 100 वाली है। देखो यहाँ पे ओमेगा 10 था, यहाँ पे ओमेगा 100 था, या इस वाले ओमेगा 100 पे हमारा सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ तक हमने 40 dB वाली लाइन खींची। यहाँ पे हमने 20 dB वाली लाइन खींची। अब नेक्स्ट, अब 100 के बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे 100 पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तो ख़त्म हुई, पर हमारा जो रिजल्टेंट स्लोप है वो -60 dB पे। तो -60 dB का पे हमने रोलर स्केल रखी, जो कि इस तरह यहाँ पे रहेगी। -60 dB पर रोलर स्केल रखेंगे, और यहाँ से पैरेलल कहाँ तक, अब नेक्स्ट तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है हमारे पास, इसलिए -60 dB का जो भी रहेगा वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। हमें इन्फिनिटी निकालना नहीं है, पर ये एज ए इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये हमारी हुई -60 dB की लाइन। तो यहाँ तक बॉडी प्लॉट समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ बताने का। तो यहाँ पे क्या रहता है, सबसे पहले आप एक काम करो, बॉडी प्लॉट लिखना, बॉडी प्लॉट एक ग्राफ निकालना स्टार्ट करो। इसमें एक आपको जो ये मिडल वाली लाइन रहेगी, एक लाइन छोड़ के दूसरी डार्क वाली लाइन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, उसको 0 dB नाम दो, उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 0 dB। और ऊपर एक ऐसे एक कॉलम के बाद, मतलब ये जो आपको थोड़ी डार्क दिखेगी, फिर से ज़्यादा डार्क, थोड़ी डार्क, फिर से ज़्यादा डार्क दिखेगी, उसको 20 dB पे मार्क करो। मतलब 20 dB, उसके बाद 40 dB, उसके बाद 60 dB, उसके बाद 80 dB। सेम नीचे दो dB की, मतलब 2 बार के लिए करो, -20 dB, -40 dB। तो ए करने के बाद जब आपका सीधी जो नेक्स्ट डार्क लाइन है वहाँ से एक पॉइंट बना, और वहाँ से दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो। मतलब 20 dB से यहाँ तक ज्वाइन करो, 40 dB से यहाँ तक ज्वाइन करो, 60 dB से यहाँ तक ज्वाइन करो, 80 dB से यहाँ तक ज्वाइन करो, -20 dB से यहाँ तक ज्वाइन करो, -40 dB से यहाँ तक ज्वाइन करो। पर एक बात ध्यान में रखना है, लाइट ज्वाइन करना, ज़्यादा डार्क बनाना नहीं है, क्योंकि हमारी रेफरेंस लाइन है जो हमें रेफरेंस देते कि हाउ डज द 20 dB लुक्स लाइक, -20 dB स्लोप लुक लाइक, -40 dB स्लोप लुक लाइक। मतलब -20 dB स्लोप कैसे दिखता है, -40 dB स्लोप कितना रहेगा, -60 dB स्लोप कितना रहेगा, वो यहाँ पे बताता है। तो उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया। अब दूसरा हमने क्या कैलकुलेट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब हमारा बॉडी प्लॉट स्टार्ट कहाँ से होगा, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो स्टार्ट हमें करना था 20 + 44.2, मतलब वो हो गया टोटल 64.2। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो 64.2 पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे 64.2 पॉइंट मार्क कर दिया, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे नेक्स्ट करना है चालू कहाँ से, मैं टेबल देखूँगा, मेरा 1/s फैक्टर है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं दी है मुझे, -20 dB। तो ठीक है, ये रिजल्टेंट स्लोप देखना, मेरा -20 dB से स्टार्ट होगा, वो कहाँ तक जाएगा, तो वो देखने के लिए आप सीधा एक काम कर दो, ये -20 dB तक यहाँ तक, मतलब -20 dB लाइन लूँगा मैं, यहाँ से चालू किया 36 तक जाऊँगा। ठीक है, समझ गया। तो -20 dB से मैंने रोलर्स के लिए -20 dB पे रख दी, यहाँ से चालू किया, ऊपर लिया, स्टार्टिंग पॉइंट पर गया 64.2, ये -20 dB का लाइन रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक रोल किया है तो पैरेलल रहेगा उससे। -64.2 को चालू किया, पर मैंने कहाँ तक चालू रखना है, वो ए वाले पॉइंट तक, 36 वाले पॉइंट तक। ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 36 यहाँ पे, वहाँ तक करना है हमें, इसलिए -36 हमने खींचा, उसके बाद यहाँ पे छोड़ दिया। तो नेक्स्ट, अब मैंने -36 तक, मतलब 36 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से मैं आगे गया -40 dB। अब मुझे -40 dB से स्टार्ट करना है, पर -40 dB कहाँ तक लेके जाना है मुझे, फिर से इधर आओ 100 तक। तो -40 dB मुझे कहाँ तक लेके जाना है, 100 तक। तो मैं फिर से नीचे आया, ग्राफ में ग्राफ ओपन किया, 36 से चालू करना है। अब मुझे क्या करना है, -40 में जाना है। तो -40 dB पर यहाँ पे मैंने यहाँ पर आपको रोलर स्केल रख दी -40 पर, और वहाँ से रोल करते करते 36 तक आया, और 36 से 100 तक, जो भी 100 का पॉइंट है वहाँ तक मैंने 60 dB की लाइन, 40 dB की लाइन बनाई। तो यहाँ तक 36 तक ज्वाइन की, उसके बाद 36 से 100 तक मैंने -40 dB की ज्वाइन की।
अब नेक्स्ट फिर से आऊँगा मैं टेबल पे देखूँगा। अब 100 तक तो आया, 100 तक तो मुझे आगे जाना है 60 dB तक, पर 60 dB से पर कहाँ तक जाना है वो अब मुझे बताया नहीं है, मेरे पास वैल्यू नहीं है। तो -60 dB से मैं आगे जाऊँगा। तो -60 dB पे मैंने यहाँ पे लाइन ली, यहाँ से रोलर स्केल रोल की, 100 से आगे इन्फिनिटी तक गया, मतलब मेरी वैल्यू यहाँ से आगे सेम रहेगी, -60 dB तक रहेगी। तो ये मेरा यहाँ पे ग्राफ हुआ बॉडी प्लॉट का। यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ पे टर्न हुआ, ऐसे -40 तक टर्न हुआ, यहाँ से फिर से -60 पे टर्न हुआ। तो ये मेरे पॉइंट है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा C1 ओमेगा C2 जो भी रहेगा 36 डिग्री और ये रहेगा 100 डिग्री। तो आई थिंक बॉडी प्लॉट आपको समझ में आया रहेगा। ऊपर कैसे ग्राफ करना है, 0.1 जैसे मैंने बताया ओमेगा एम की वैल्यू आपकी रहेगी, और ये 0.1 रहेगा, 1 रहेगा, 10 रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो और आपको वैसे भी याद रह जाएगा। 0.1 नेक्स्ट क्या 1, उसके बाद क्या 10, उसके बाद क्या 100, उसके बाद क्या 1000, वैसे लेना है, ईजी है। तो इससे क्या रहेगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1। 1 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, सॉरी 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 से कैसे आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 100 के बाद क्या आएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। 1000 के बाद आगे आएगा 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। उस हिसाब से आता है, पर इतना आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेरा हो गया मैग्नीट्यूड प्लॉट, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ तक समझ गया होगा तो वेल एंड गुड। अगर नहीं समझा है तो एक बार फिर से पीछे जाके ट्राई करो, समझ रहा है तो देखो। तो नेक्स्ट उसके बाद हमें निकालना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट निकाला, इसके बाद मुझे निकालना है फेज़ एंगल प्लॉट, जो कि मेरा नेक्स्ट काम रहेगा। तो फेज़ एंगल प्लॉट निकालने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो फेज़ एंगल प्लॉट में सेम जो क्वेश्चन दिया है वो लेने का, जो मुझे क्वेश्चन दिया गया है वो लिया मैंने। जियो पे सोचो पे 5 लाख 900/s इंटू s+36 s+100। उसके बाद मैंने क्या किया, एस जहाँ पे एस है वहाँ पे मैंने जे ओमेगा पुट किया, मतलब सिंपली एस को रिप्लेस कर दो जे ओमेगा से। तो क्या आएगा जी इज इक्वल टू जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू 5839 5,80,900 जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा प्लस 36 इंटू जे ओमेगा प्लस 100। तो एक क्या जे ओमेगा हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें इसको ये जो टर्म है, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, उसको हमें एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, सिंपली x प्लस जे वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, ये रहता है। मतलब आपको x प्लस जे वाई जो दिया हुआ है x, उसको मतलब x की टर्म कौन सी हुआ है 36 हुआ है, 100 हुआ, जो रियल टर्म है वो x की टर्म है, और ये जे वाई का मतलब जो इमेजिनरी टर्म है जे ओमेगा ये इमेजिनरी टर्म है वो जे वाई रहेगी। तो उसका क्या करना है हमें tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। इससे क्या होगा अपना जो ट्रांसफर फंक्शन है वो एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा फाई इज इक्वल, यहाँ पे हमने क्या देखो, यहाँ पे हमने किया है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब 583900 ये जो वैल्यू है ये वो रियल वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू है, पर हमारा फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। पर यहाँ पे तो y की वैल्यू ही नहीं है, जो ओमेगा की टर्म ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे s था ही नहीं। तो इसलिए मैंने जो ओमेगा मतलब y की जो टर्म है वो 0 लिया अपॉन 5,83,900 डिवाइड कर दिया। उसके बाद टोटली डिवाइड बाय अब ए सिर्फ यहाँ पे जे ओमेगा, यहाँ पे मेरे पास रियल की टर्म नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सेम tan इनवर्स ऑफ, अब ओमेगा मतलब इमेजिनरी टर्म है मेरे पास, y वाली टर्म है, तो मैंने वहाँ पे ओमेगा लिख दिया, पर डिवाइड बाय अब x मतलब रियल वाली टर्म है ही नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 0 करके ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। इसके बाद सेम फिर वैसे ही प्लस
10 अब प्लस क्यों आया, क्योंकि इसके बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन है, और जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एंगल में, जब एंगल में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई एडिशन होता है और जो डिवीजन होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसलिए tan इनवर्स ऑफ y, अब इसमें y मेरा ओमेगा है और x मेरा 36 है, तो ओमेगा अपॉन 36 फिर से प्लस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा अपॉन 100। तो सिंपली ये वैसे रहता है जहाँ पे जी ओमेगा की टर्म ऊपर लिखनी है और नंबर वाली टर्म रहेगी तो वो नीचे रखनी है, अगर नहीं है तो 0 डाल देने का है। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे tan इनवर्स ऑफ 0.5,83,900, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज 0 एंड एनीथिंग अपॉन 0 मतलब एनीथिंग अपॉन 0 मतलब 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो रहे तो इन्फिनिटी जाएगी। एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। मतलब एक बात ध्यान रखो, अगर 0 ऊपर की तरफ आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, तो उसका वैल्यू आउटपुट 0 ही आएगा। अगर 0 न्यूमरेटर में आ रहा है और ऊपर कोई टर्म है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, सिंपली। तो इसके बाद ये वैल्यू है मेरी, मतलब tan इनवर्स ऑफ 0/58,583,900, तो इसकी वैल्यू मेरे आई 0। tan इनवर्स ऑफ 0 है, देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, tan इनवर्स ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 डिग्री एंड tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो मेरा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 0 है इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। यहाँ पे वो एनीथिंग अपन 0 आया इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी आया, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज 90 डिग्री प्लस ए जो वैल्यू है एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि इसको हमें आगे कैलकुलेशन में लेना है। तो अब मुझे क्या करना है, 0 डिवाइड बाय 90 डिग्री है पर मुझे पूरा एंगुलर फॉर्म में चाहिए, इसलिए जो डिवाइड में मैं उसे ऊपर भेजना चाहता हूँ। अगर ये इसे ऊपर मुझे भेजना है तो क्या होगा, सिंपली सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये 0 से पूरा ये जो पूरी नीचे वाली टर्म है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या होगा -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 36 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 100, ये सिंपली होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन मिलेगा -90 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा 36 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 100। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको शॉर्टकट लेके आया हूँ, इसकी कन्वेंशनल पहले मेथड बता देता हूँ। अब इसमें क्या करते हैं ना, हर बार -90 डिग्री कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर में -90 माइनस tan इनवर्स ऑफ x बाय 36 माइनस tan इनवर्स ऑफ x बाय 100, x जैसे मैंने आपको बताया शिफ्ट और ब्रैकेट अल्फा और ब्रैकेट कंप्लीट वाला बटन दबा के हमें x टर्म आएगी तो ओ डालते हैं, और हर बार x की वैल्यू से मतलब ऊपर जाके बैक जाके x की वैल्यू हर बार, जैसे ओमेगा यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है वैसे हम x की वैल्यू चेंज करते और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और आपका बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, इस वजह से आपका बाकी का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसके लिए एक शॉर्टकट आता है कैलकुलेटर में, आपको सीधा जाना है कहाँ पे, सॉरी फॉर दैट नॉइज। आपको कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर में मोड पे जाके टेबल में जाना है। जब आप टेबल पे जाओगे तब आपको आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब वहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स मतलब एक फंक्शन डालना है, जो कि ये हमारा फंक्शन रहेगा। ये फंक्शन हमें डालना है, इस फंक्शन पे ये फंक्शन डालने के बाद फिर से इज इक्वल टू दबाने के बाद आपको आएगा एक्स की वैल्यू, मतलब स्टार्ट आएगा, एंड आएगा और स्टेप आएगा। तो स्टार्ट में आपको डालना है 0.1, ये जो पहली वैल्यू रहेगी, ठीक है। यहाँ तक कैल्सी का याद रखो। उसके पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये टेबल कैसे ड्रॉ करना है। तो टेबल में आपको क्या लेना है, ओमेगा और फाई, मतलब ओमेगा की वैल्यू और फाई की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू कैसे लेना है आपको 0.1, उसके बाद 0.2, अब 2 का फिर से इवन मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से बढ़ाना है, 0.2 से फिर 0.4, फिर 0.6, फिर 0.1, फिर 1 आया तो 1 से फिर वही पैटर्न रिपीट करना है आपको, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, फिर से आपको वही पैटर्न रिपीट करना है। 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, 80 के बाद 100, फिर से वही पैटर्न रिपीट करना है आपको। 100 के बाद 200, 400, 600, 800, 1000। तो यहाँ तक निकलने के बाद अब कैल्शियम में फिर से आइए, जैसे आपको बताया था इक्वेशन डालना है, इक्वेशन डाल दिया। अब आपको वो पूछेगा स्टार्ट,
पहले आएगा आपको पूछेगा स्टार्ट, तो स्टार्ट आप हमें करना है। यहाँ पे पहली वैल्यू 0.1, तो 0.1 से हमने स्टार्ट किया। अब वो पूछेगा एंड, एंड हमें करना है 1 पे, एंड हमें करना है 1 पे, तो वहाँ पे एंड पे डालने का 1। उसके बाद पूछेगा स्टेप, स्टेप पे पहली बार आपको अभी 0.1 डालना है। 0.1 जैसे ही आप डालोगे और इक्वल्स टू करेंगे तो आपको 0.1 पे ए वैल्यू आएगी, पर नेक्स्ट वाली वैल्यू आपको लिखनी नहीं है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट वाली वैल्यू रहेगी वो 0.3 रहेगी, क्योंकि 0.1 के बाद आपकी डायरेक्ट 0.2 की वैल्यू आएगी। हाँ सॉरी, 0.1 के आने के बाद 0.2 की भी वैल्यू आएगी, आपको सेकंड वाली भी लिखनी है। पर 0.2 के बाद आपको जो वैल्यू आएगी वो 0.3 की आएगी, 0.4 की नहीं आएगी। तो इसलिए आपको फिर से इज इक्वल टू दबाना है, और इज इक्वल टू दबाने के बाद आपको फिर से इक्वल्स दबाने के बाद आपको वही स्टेप आएगी, मतलब स्टार्ट एंड और स्टेप। तो स्टार्ट में आपको लिखना है 0.2, एंड में आपको लिखना है 1, और स्टेप में आपको लिखना है 0.2। तो जैसे आप 0.2 का स्टेप लिखोगे तो आपको पहले तो 0.2 की वैल्यू आएगी जो कि आपने ऑलरेडी लिखी हुई है, फिर से सेकंड जो वैल्यू आएगी वो 0.4 की रहेगी, तो वहाँ पे 90.86 ऐसे वैल्यू आएगी। फिर से आपको थर्ड वैल्यू जो आएगी 0.6 की आएगी, उसके बाद जो वैल्यू आएगी 0.8 की आएगी, उसके बाद जो वैल्यू आएगी आपको 1 की आएगी। तो 1 तक आ गए आप, आपका एंड हो गया। फिर से इज इक्वल टू वो, फिर से इज इक्वल टू दबाओ, स्टार्ट में आपको लिखना है। अब 1 तक आपकी वैल्यू आ चुकी है, तो आपको अगली वैल्यू लिखनी है यहाँ पे 2 की। स्टार्ट पे आपको वैल्यू लिखनी है 2 की, एंड करना है 10 पे, और स्टेप रखना है 2 का। तो उससे क्या में होगा, आपको 2 की वैल्यू मिलेगी, -94.32 आएगी। फिर उसके नीचे 4 की वैल्यू आएगी, उसके नीचे 6 की वैल्यू आएगी, उसके नीचे 8 की वैल्यू आएगी, उसके नीचे 10 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 10 तक वैल्यू आया, फिर से वही स्टेप रिपीट करो, इज इक्वल टू दबाओ, इज इक्वल टू दबाओ, आपको फिर से स्टार्ट पूछेगा, स्टार्ट को आपको 20 लिखना है, एंड को आपको 100 लिखना है, और स्टेप को आपको आप 20 लिखना है। अब ये लिखने के बाद फिर आपको 20 की वैल्यू आएगी, 40 की आएगी, 60 की आएगी, 80 की आएगी, 100 की आएगी। फिर आपको इक्वल्स दबा के स्टार्ट 200 से करना है, एंड 1000 पे करना है, और स्टेप 200 का करना है। पर ये यहाँ ध्यान में रखो, मतलब ये हमें कहाँ तक वैल्यू निकलनी है, जब तक 180 क्रॉस नहीं हो जाता। यहाँ पे हमारा 180 क्रॉस हो गया। अब 180 क्रॉस होने के बाद नीचे के 2-3 वैल्यू निकालो और छोड़ दो। जैसे आप 2-3 वैल्यू निकाल दोगे, ये आपका टेबल कंप्लीट कर दो, और फिर से आ जाओ ग्राफ पर। अब यहाँ पे क्या है, ओमेगा, मतलब ओमेगा की जो वैल्यू है और फाई की जो वैल्यू, मतलब जो एंगल है, वो हमें याद रखना है। मतलब पेपर में देख लो, जहाँ पे टेबल पे लिखोगे हो, और ग्राफ में आना है। तो ग्राफ में आने के बाद आप क्या करोगे, और हाँ, इसे बोलते हैं सेमिलॉक पेपर। अगर आपको पता नहीं हो तो बता देता हूँ, दुकान में जाके मांगोगे तो उनको बोलने का सेमिलॉक ग्राफ पेपर दो, तो ये वाला ग्राफ पेपर दे देंगे। तो जहाँ पे -40 dB की लाइन आपकी ख़त्म हुई ना, उसके नीचे से मेन लाइन वाले पे -90, फिर से 30 का गैप -120, फिर से 30 का आप -150, फिर से 30 का आप -180, -210, -240, -270, मतलब 30 का गैप लेना है आपको। और तो जैसे ही 30 का आप गैप लोगे तो बीच में यहाँ पे 6 लाइन से, अब 5 लाइन से, तो हर एक 5 लाइन में एक एक जो रो रहेगा वो 6 करेगा, मतलब 90 के बाद 96, उसके बाद 102, उसके बाद 108, उसके बाद 114, उसके बाद 120, ऐसे लाइन्स आएगी। तो यहाँ पे आपको प्लॉट करना है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ये ओमेगा एम की वैल्यू रहेगी आपकी, मतलब 0.1, 1, 10, मतलब यहाँ पे आप क्या आएगा, 0.1 यहाँ पे आएगा, 0.2 यहाँ पे आएगा, 0.3 यहाँ पे आएगा, 0.4 यहाँ पे आएगा, 0.5 यहाँ पे आएगा, 0.6। तो हमने यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू ली हुई थी टेबल में, आपको याद होगा, तो यहाँ पे टेबल में हमने ओमेगा की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, तो इसलिए ली थी क्योंकि हमें वो ग्राफ में वो वहाँ पे पुट करनी है। तो जैसे ही आप ग्राफ ओपन करोगे तो आपको ये वैल्यू ओमेगा एम की, मतलब ये जो लाइन्स है सीधी वाली वो ओमेगा एम की रहेगी, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स रहेगी वो आपके एंगल रहेंगे। तो पहले आपकी वैल्यू है इधर 0.1, ओमेगा की 0.1, और उसका आपका जो एंगल था -90 था। और दूसरा अगर आप देखोगे,
वहाँ पे है 0.2, मतलब 0.2 की ये वैल्यू आई आपकी। 0.2 से क्या होगा, 0.2 पे आपकी वैल्यू है -90.43, मतलब यहाँ पे पहली जो वैल्यू थी 90.20, -90.20, मतलब ये -90 के आसपास आएगी। दूसरी वैल्यू है आपकी 0.2 पे -90.43, -90.43 मतलब वो भी यहाँ पे ही आसपास आएगी। तीसरी वैल्यू थी आपकी 0.4 पे, तो 0.4 ये वाले नहीं, ये 0.3 वाली लाइन है, तो यहाँ पे 0.4 वाली लाइन है। और यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी -90.86, तो -90.8 मतलब 90 से स्लाइटली नीचे लेके वहाँ पे पॉइंट दे दिया। वैसे ही आपको पूरा ये ग्राफ प्लॉट करना है। अब ये तो आपको आता ही रहेगा, मतलब यहाँ से वैल्यू देखो 9, ये जो स्लॉट दिए आपको 6 से वेरी होते, तो उस हिसाब से ऊपर को ओमेगा एम देख के ये सब आपको पॉइंट प्लॉट करने हैं, जो कि बहुत इजी काम है। वो करने के बाद आपको एक फ्री हैंड कर्व, मतलब हाथ से ऐसा फ्री हैंड कर्व बनाना है, मतलब सारे पॉइंट को जोड़ते हुए ऐसे ऐसे आप बनाओगे, आपको फ्री हैंड कर्व मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो टर्म्स आती है, अब पहली टर्म हमें देखनी है, मतलब ए जो हमने मैग्नीट्यूड लाइन निकाली है वो 180 को कहाँ पे क्रॉस हो रही है। जहाँ पे 180 को क्रॉस होगी ना, वहाँ से हम नीचे जाएंगे, तो हमें वहाँ पे फेज में यहाँ पे ओमेगा क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सॉरी गेन क्रॉस ओवर मिलेगा, ओमेगा जीसी जिसे बोलते हैं। और हमें जहाँ पे 90 को 180 जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पे हमें ओमेगा फेस क्रॉस ओवर मिलेगा, पीसी, जीसी और पीसी जिसको बोलते हैं हम। तो वो यहाँ पे अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमें इस सब में क्या पूछा है, हमें क्या करने बोला है उन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि कैलकुलेशन ऑफ, मतलब हमें करना क्या है, लैग कंपेंसेटर डिज़ाइन करना है। तो लैग कंपेंसेटर डिज़ाइन करने के लिए आपको फॉर्मूला आएगा पीएम डिज़ाइन, मतलब पीएम डिज़ाइन जो हमने ऊपर सॉल्व किया था ये वाला फॉर्मूला में डाल के, फिर से -180 प्लस सिग्मा। सिग्मा क्या रहता है, अब सिग्मा एक रहता है सेफ्टी मार्जिन, मतलब उस सेफ्टी मार्जिन में हमें डिज़ाइन करना रहता है। जब लैग कंपेंसेटर आपको डिज़ाइन करना है ना, तो डिज़ाइन करने के लिए आपको एक लिमिट दे, मतलब आप 5% 15 डिग्री तक, 5 डिग्री से 15 डिग्री तक वेरी कर सकते हो। तो उसके लिए हम आइडियल वैल्यू हर बार 10 डिग्री लेते हैं, क्योंकि अगर आपने 5 लिया या 15 लिया और वो आपने ये जो पूरा कैलकुलेशन किया है, वो कैलकुलेशन आने के बाद आपको जो पीएम कंपेंसेटरी मिला, अगर वो कम मिला और या ज़्यादा मिला और आपकी सिस्टम फेल हुई, तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन फिर से करना पड़ता है। इसलिए इसकी आइडियल वैल्यू 10 ली जाती है। तो यहाँ पे हमने जैसे 10 लिया तो हमें 5 की वैल्यू मिली -110.9 डिग्री। तो यहाँ पे हम फिर से ग्राफ पे आएंगे, ग्राफ पे देखेंगे -110 कहाँ पे है। तो -110 मुझे आई थिंक लगता है यहाँ पे 108 है, आप देख पा रहे हो क्या। यहाँ पे मैंने जैसे ही 6 पे मार के यहाँ पे -108 है, तो 108 के थोड़े से नीचे 110 आएगा, जहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन की है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये डॉटेड लाइन है। तो -110 की डॉटेड लाइन है यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइन जहाँ पे क्रॉस हो रही है हमारे फेज एंगल प्लॉट को, जहाँ पे क्रॉस होगी वहाँ से ऊपर हमें डॉटेड लाइन लेके जानी है, और ऊपर देखना है वो ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी का है, मतलब उसकी ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो 10 आएगी। तो वहाँ से हमें ओमेगा एम की फ्रीक्वेंसी मिली, तो हम क्या बोलेंगे, ओमेगा फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट 5, मतलब 5 की वैल्यू से जहाँ पे वो क्रॉस हुआ वो फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वो हमें 10 रेडियन पर सेकेंड मिली। ये क्या आया, कहाँ से आया, ग्राफ से आया। तो उसके आगे हमें कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा। अब अल्फ़ा फाइंड करना है हमें, तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब अभी रिसेंटली हाँ क्या हुआ है, हमें मिली है ओमेगा एम की वैल्यू, ओमेगा एम की वैल्यू क्या मिली है, हमें 10 मिली है। तो 10 वही 10 हम देखेंगे। अब नीचे वाले ग्राफ में से देख लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे, वो 10 की वैल्यू यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब जो मैग्नीट्यूड प्लॉट पे जहाँ पे 10 की वैल्यू इंटरसेक्ट हो रही है, वहाँ से हम देखेंगे वो कितने पे है। और जैसे हम देख पाएंगे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 20 dB के एक ऊपर वाली लाइन है। ये जो 20 dB की ऊपर वाली लाइन है वो वाली ये लाइन है। तो 20 dB के ऊपर मतलब यहाँ पे 4 का डिफरेंस रहता है, मतलब
अब 0 से 20 मतलब 20 आया और बीच में 5 रोज मतलब 5 इंटू 4 20, इसलिए एक यहाँ का कॉलम रहता है वो 4 का रहता है, तो यहाँ पे वैल्यू है 24 dB। तो 24 dB वैल्यू यहाँ से हमें मिली। तो 24 dB जैसे मिलेगी तो मैग्नीट्यूड ओमेगा जो ओमेगा एम, तो मैग्नीट्यूड आया अपने पास 24, तो 24 इज इक्वल टू 20 लॉग अल्फा। तो अल्फा हम इसको इस तरफ रखेंगे, और ए जब करना है तो फिर से आपको नेचुरल लॉग वगैरह लेना पड़ता है, तो मैं बोलूँगा सीधा आप कैलसी लो, 24 डालो, उसके बाद अल्फा कैल्क सिलेक्ट करो, आपको इज इक्वल टू साइन आएगा, उसके आगे 20 लॉग एक्स डालो, आपको डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके मिल जाएगी। उससे आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी 15.84। और ऑलवेज याद रखो, जितना हमारे पास टेक्निकल सुविधाएं है उसका उपयोग करते जाओ। अगर कन्वेंशनल चीज़ों में रहोगे तो आपका टाइम भी जाएगा और ज़माने से पीछे भी चढ़ते जाओगे। तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिली 15.84। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब अल्फ़ा की तो वैल्यू मिल गई, सीधा सीधा हमें क्या करना है, जीरो और पोल्स के जो फॉर्मूला है, मतलब कंपेंसेट करने के लिए डिज़ाइन मुझे फिर से बनाने के लिए मुझे जो मेरी जो स्पेसिफिकेशन, मतलब मुझे जो मेट करनी है स्पेसिफिकेशन, वो बनाने के लिए जो सिस्टम चेंज करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पोल और जीरोज ऐड करने पड़ेंगे। तो वो ऐड करने के लिए जीरोज का मेरा फॉर्मूला है ओमेगा एम अपॉन 10। ओमेगा एम की वैल्यू तो मेरी आई ग्राफ से 10, तो 10 अपॉन 10, तो मेरा जीरो की वैल्यू आई 1। और दूसरा अल्फ़ा की वैल्यू मैंने निकाली थी, तो पोल का फॉर्मूला रहेगा 0 अपॉन अल्फ़ा, तो 0 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन 15.84 सॉरी, तो उसकी वैल्यू है 0.063। तो सिंपली ए जो वैल्यू आई है जीरो और पोल की, तो मैंने वो कंपेंसेटर ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट की। तो कंपेंसेटर ट्रांसफर फंक्शन कैसे आएगा मेरा, तो उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू जी ऑफ लैग ऑफ एस, मतलब जो है हमने जीरोज और पोल्स अभी फाइंड आउट करे वो, इंटू जो ट्रांसफर फंक्शन है वो, तो आएगा 1 अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू 15.84, मतलब ए जो जीरोज और एस है वो एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 0.63 इंटू जो अपना ट्रांसफर फंक्शन है वो। तो यहाँ तक मैंने किया, तो ये पूरा मल्टीप्लाई किया 15.84 को, इसको मतलब 5,80,900 को 15.84 से डिवाइड किया, तो मुझे वैल्यू मिली 36,2.37। एस प्लस 1 मल्टीप्लाई किया और नीचे जो टर्म है वो सब मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन आ गया, पर ये बराबर है या गलत है वो कैसे मैं फाइंड आउट करूँगा, तो उसके लिए पीएम कंपेंसेटेड का फॉर्मूला, मतलब जो कंपेंसेटेड फेज मार्जिन आई है वो कितना ही है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे 180 डिग्री प्लस कंपेंसेटेड ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा जोड़े ओमेगा एम, तो ये रहता है। तो ए एंगल ऑफ जी कॉम्पेंसेटेड कैसे निकालेंगे, जो आपने फेज मार्जिन यहाँ पे निकाला था tan इनवर्स का, सेम वैसे ही। अब यहाँ पे देखो ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, y इधर जीरो है तो tan इनवर्स ऑफ y बाई 0 बाई एक्स तो जीरो आएगा, तो वो जीरो आया। उसके बाद एस की टर्म देखो आ गई यहाँ पे, तो ऊपर क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 1, ओमेगा बाई 1, तो यहाँ पे tan ओमेगा 1 आया। फिर से जो नीचे टर्म थी वो मैंने डायरेक्ट ऊपर लेके आया यहाँ पे -90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जीरो एस बाई जीरो आया, मतलब ओमेगा बाई जीरो आया, इन्फिनिटी का हुआ 90, माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 0.063 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 36 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 100। तो जैसे मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे, अब ओमेगा की वैल्यू जो मुझे यहाँ पे मिली है 10, ओमेगा की जगह ओमेगा एम की वैल्यू डालूंगा, 10 जैसे डालूंगा और सॉल्व करूँगा, तो मुझे ये -116.58 जी कॉम की वैल्यू आएगी, मतलब कंपेंसेटेड फेज एंगल की वैल्यू आएगी। उससे मैं 180 प्लस ये पी एम कंपेंसेटेड, उससे मुझे इस फॉर्मूले से मिल जाए 180 डिग्री -116.58 का, तो मेरा फेज मार्जिन जो कंपेंसेटेड फेज मार्जिन आया, मतलब जो मैंने अब सिस्टम डिज़ाइन की है तो उसकी फेज मार्जिन जो रहेगी कंपेंसेटेड वो 63.42 रहेगी, और अपने पी एम डिजायर जो थी 59.01 थी। तो इसकी वजह से हमारा जो सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि डिजायर से हमारी कॉम्पेंसेटेड की वैल्यू ज़्यादा है।